गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। अब हम लोग अपने नए चैप्टर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण विच्छेद हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। कैसे हम वर्ण को शुरू कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हम कुछ शब्द बोल रहे हैं, जैसे घर, बच्चा, लड़की, जूता, केला, किताब। ये कुछ शब्द हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, किसी में कोई नहीं, बस कुछ मीनिंगफुल शब्द हैं जिनका मतलब है। तो इससे हमको क्या करना है, इन शब्दों को ध्यान से सुनिए तो क्या पता चलेगा कि शब्दों का उच्चारण करते समय जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। इससे हमने ध्वनि को जाना कि ध्वनि क्या है। तो जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से जो उसकी आवाज़ आती है, मुंह से जो उसका उच्चारण होता है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनियों के लिखित रूप को, यानी कि मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं उसको जब हम लिखते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण की क्या अहमियत है हमारी भाषा के लिए, इसे हम लोग देखेंगे। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को अगर हम जानना चाहेंगे, बोलना लिखना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम वर्णों को सीखना पड़ेगा। जब तक हमें वर्ण का ज्ञान नहीं होगा, हम वर्ण के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हम भाषा नहीं सीख सकते हैं। उस भाषा के बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है। तो हम देखेंगे कि वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई भी भाषा जब शुरू होती है तो उसकी सबसे जो शुरुआत की चीज़ होती है वो वर्ण होती है। हिंदी हम लिखते हैं, अगर हम कमल लिखते हैं, महल लिखते हैं, तो उसके लिए हमें क, म, ल, म, ह इत्यादि को जानना होगा कि ये क्या है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, वर्ण क्या है, वर्ण को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ये हम देख लेते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा न किया जा सके, यानी कि सबसे निचला पायदान, निम्नतम जिसको हम कह सकते हैं, निम्न, निम्नतर और निम्नतम, यानी कि भाषा की सबसे निचली इकाई को, सबसे छोटी इकाई को, जहाँ से कि उसे हम और नीचे विभाजित न कर सकें। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं अ, आ, हर्षई, दीर्घई, क्या आप इसको विभाजित कर सकते हैं? या फिर यहाँ क हलंत, च हलंत, ट हलंत, प हलंत। हलंत का मतलब है ये उसका मूल भाग है, उसमें स्वर नहीं है। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि क्या स्वर, वर्ण में स्वर क्या होता है और उसको हम कैसे विभाजित कर सकते हैं और कैसे क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्ण देखा हमने, अब देखते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला यानी वर्णों का समूह, वर्णों का जो ग्रुप है। हम लोग जो अ, आ, ई से लेकर छ, त्र, ज्ञ तक पढ़ते हैं, पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सारा कुछ क्या होता है, ये सब है वर्णमाला के अंतर्गत आता है। वर्ण, इसमें टोटल 44 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में हम लोग 44 वर्ण पढ़ते हैं। कौन कौन है? तो ये जो अ, आ, हर्षई, दीर्घई से लेकर और क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ठ, स, दंत, स, ह, छ, त्र तक जो हम पढ़ते हैं, ये सभी वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसको हम कई भागों में बांटते हैं। ये सारे जो है ना वर्णमाला में जो 44 वर्ण हैं, कुछ और अलग अलग तरह के भी हैं, इसको हम कई भाग में बांटते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, वर्णमाला को कैसे परिभाषित करेंगे हम? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को
वर्णमाला कहते हैं, है ना। व्यवस्थित समूह, उल्टा पुल्टा नहीं कि क लिख दिए ख लिख दिए, जो ये व्यवस्थित रूप से है उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 44 वर्ण हैं। 44 वर्ण कौन कौन हैं? तो ये अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए ओ औ। उसके बाद क ख ग घ अंग, इसको हम क वर्ग के नाम से जानते हैं। फिर च छ ज झ य, ये च वर्ग है। ट ठ ड ढ न, ये ट वर्ग में आते हैं। उसके बाद त थ द ध न, ये त वर्ग कहलाते हैं। फिर प फ ब भ म, ये प वर्ग के व्यंजन होते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, ये सब हमारे वर्णमाला के वर्ण हैं। उसके बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो पंचम वर्ण में हम किसे लाते हैं? तो अंग, य, ण, न और म, ये 5 व्यंजन हैं जिसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। क्यों भाई इसे हम पंचम वर्ण क्यों कहते हैं? तो सोचने वाली बात है। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि अगर हम क वर्ग पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में 5वें वर्ण में आता है अंग। ख वर्ग अगर हम च वर्ग अगर हम पढ़ते हैं तो उसका 5वां आता है य। ट वर्ग पढ़ते हैं तो न, और त वर्ग पढ़ते हैं तो न, फिर प वर्ग पढ़ते हैं तो आता है ये 5वां व्यंजन म। इसीलिए इन वर्णों को कहते हैं पंचम वर्ण। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। फिर आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने देखा वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं वर्णों के प्रकार, यानी कि हिंदी भाषा में वर्णों के कितने प्रकार हैं और किन किन वर्णों को किस प्रकार में रखा गया है। तो हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन भाई? तो फर्स्ट है स्वर वर्ण और सेकंड है व्यंजन वर्ण। ठीक है, कितने वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन भाई? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है। तो इसको हम फिर देखते हैं दोनों कौन कौन कितनी संख्या में है। तो स्वर वर्ण में हम लोगों ने 11 वर्ण को, स्वर वर्ण में कितने वर्ण आते हैं? 11 वर्ण, और व्यंजन वर्ण में आते हैं 33 वर्ण, 33। तो कौन कौन से 11 वर्ण स्वर वर्ण होते हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क वर्ग के 5, च वर्ग ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये सभी आते हैं व्यंजन वर्ण में। ठीक है, तो वर्णों के प्रकार हो गए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम देखते हैं हम लोग स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण हमने देखा पहले कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग देख लेते हैं स्वर वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो उसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। अन्य वर्ण मतलब व्यंजन वर्ण। जैसे हमने देखा ना कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उसके उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण के सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम कैसे डिफिनेट करेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये हैं अ, आ, ह्रस्व दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये स्वर वर्ण हो गए। इसके अलावा ये नीचे आप लोग ब्रैकेट में देख रहे होंगे अंग,
और उसके बाद अ चंद्रबिंदु है अंग और अह। इसे भी हम लोग स्वर में लेते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 11 ही स्वर हैं जो आप लोगों ने ऊपर देखा। इनको हम ये जो अंग अ चंद्रबिंदु है अह है, इनको भी हम चिन्ह के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे लिखना होता है, अगर हमें झंडा लिखना होता है तो हम झ के ऊपर अनुस्वार देते हैं, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। जो ऊपर एक बिंदी होती है ना, किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी जब ऊपर देते हैं तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे झंडा लिखना होता है, कंगन लिखना होता है तो क के ऊपर अनुस्वार देते हैं, कंगन हो गया। फिर अगर हमें चांद लिखना होता है तो चांद लिखना होता है तो च के ऊपर हम क्या देते हैं, चंद्रबिंदु देते हैं, उसमें हम अनुस्वार नहीं देते हैं। अगर हमें चंद्रमा लिखना है तो च के ऊपर हम अनुस्वार देंगे, लेकिन चांद लिखना होगा तो हम च के ऊपर चंद्रबिंदु देंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो विसर्ग होता है। विसर्ग का प्रयोग ह के रूप में, ह की जगह पर हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर प्रातः लिखना हो तो त के बाद हम ह न लिखकर बल्कि 2 बगल में बिंदी देते हैं और उसको हम विसर्ग। म लिखना हो तो म के बाद हम 2 बिंदी देते हैं और इसे हम विसर्ग के रूप में जानते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, ये 3 चिन्ह हमने पढ़ा ना, अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। इसके बाद एक और चिन्ह का उपयोग हम लोग करते हैं अपनी हिंदी भाषा में, अर्धचंद्र। कई शब्द हम लिखते हैं तो उसके ऊपर कोई बिंदी नहीं, चंद्र हम डालते हैं, बिंदी नहीं डालते हैं, एक अर्धचंद्र डालते हैं। और इसका हम लोग उपयोग करते हैं कई शब्दों में। इसका मुख्यतः उपयोग होता है जब हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखते हैं, हिंदी वर्णमाला में लिखते हैं, तब हम इस अर्धचंद्र का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हमें डॉक्टर लिखना हो तो हम ड के ऊपर औकार भी नहीं देते हैं और सीधे ड आकार डा क ट संयुक्त और र ऐसे नहीं लिखते हैं। ड आकार डा और उसके ऊपर हम एक अर्धचंद्र डालते हैं और उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर नहीं हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको डॉक्टर। उसके बाद अगर हमें ऑफिस बोलना, ऑफिस, तो हम ऑफिस नहीं बोलते, हम ऑफिस और आ के ऊपर अर्धचंद्र डालते हैं। बॉल, तो ये सारा जो है ये एक अर्धचंद्र का चिन्ह होता है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्वरों का जो उच्चारण होता है ये स्वतंत्र होता है। हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा तो स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गए हमारे स्वर वर्ण। तो आगे अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण के भेद। पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ण के भेद, 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसका कौन कौन सा उदाहरण है। वर्ण जो हमने स्वर वर्ण जो हमने पढ़ा उसको अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, तो कौन कौन और क्या क्या है। स्वर वर्ण को हम लोग 3 भेद में बांट सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर और थर्ड है प्लुत स्वर। देखते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 और ओ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री को हम ह्रस्व स्वर में रखते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। इसमें हम किसको, तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और औ, इसे हम दीर्घ स्वर में रखते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है, तो एक एस जैसा सिंबल होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वो एस जैसा सिंबल हम ओम वगैरह अगर लिखते हैं ना तो उसमें हम उसका उपयोग करते हैं, वो कहलाता है प्लुत स्वर। तो क्या अंतर है इन सबों में, क्या अंतर है, क्यों कोई ह्रस्व स्वर है, कोई दीर्घ स्वर है, कोई प्लुत स्वर है। तो ह्रस्व स्वर के बारे में कहते हैं, इसको पहचानने के लिए हम कि इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जब हम बोलते हैं ना, और जो ह्रस्व लिखा हुआ रहता है, जैसे हर्षई अगर कहीं लगा हुआ है, हम किताब बोलते हैं, किताब, तो हम किताब नहीं बोलते हैं बल्कि हम किताब बोलते हैं।
और उसके उच्चारण को सुनकर ही हमें लगेगा कि वो यहाँ पे हमें ह्रस्व डालना है। अगर आप डिक्टेशन लिखिए और बोलने वाला सही तरीके से बोल रहा हो तो आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो किताब लिखेंगे, अगर निशान लिखना हो तो हम बोलेंगे निशान, निशान नहीं। तो हमें जहाँ लग रहा है कि कम समय, मात्रा जो लगा हुआ है उसमें कम समय का यूज़ किया जा रहा है तो वो ह्रस्व वाली मात्रा है, ह्रस्व स्वर है। सेकंड, दीर्घ स्वर को कैसे पहचानेंगे? तो जिन मात्राओं के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता हो, जैसे हम बोलते हैं नदी, तो हम नदी नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? नदी। हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ जो उच्चारण बोला जा रहा है, मात्रा का जो उच्चारण किया जा रहा है उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। हम बोलेंगे अगर चूहा, तो हम चूहा इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं चूहा। तो इससे हमें पता चलता है कि चू और हा दोनों जो हैं यहाँ पे बड़ी मात्रा वाले हैं, दीर्घ मात्रा वाले हैं, और इनको बोलने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, हम ज़्यादा उसमें जोर देकर बोलते हैं। तो ये हुए दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। हम लोग ओम का जाप अगर करते हैं तो ध्यान ओम करके करते हैं। अब देखते हैं आगे मात्रा। मात्रा क्या है और मात्रा का प्रयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। कई भाषा, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। मात्रा का सही ज्ञान और उसका प्रयोग। अगर हम लिख रहे हैं और हर्ष ई की जगह दीर्घ ई का प्रयोग कर देते हैं, हर्ष ऊ की जगह दीर्घ ऊ का प्रयोग कर देते हैं, तो इससे हमारी भाषा जो है, हमारी लिपि जो है वो ख़राब हो जाती है, वो सब कुछ गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें मात्रा का सही ज्ञान होना चाहिए। मात्रा होती क्या है पहले तो हम ये जानेंगे। तो व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों को, व्यंजन के साथ जो हम स्वर लगाते हैं और स्वर चिन्ह में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वही स्वरों के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। कैसे? यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आकार, हर्ष इकार, दीर्घ इकार, हर्ष उकार, दीर्घ उकार। ये क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग हम करते हैं? तो यदि हम स्वर का उपयोग शब्दों के प्रारंभ में करें तो इसे हम स्वरों के मूल रूप में ही लिखते हैं। यानी कि शब्दों के प्रारंभ में स्वर का उपयोग हो तो इसका प्रयोग स्वरों के मूल रूप में होता है। जैसे अगर हमें अमर लिखना है, आम लिखना है, उल्लू लिखना है, ओखली लिखना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ स्वर शुरू में लग रहे हैं, अ से अमर है, आ आम है, तो ये सब अपने मूल रूप में आ रहे हैं। लेकिन जब ये शब्दों के बीच में आते हैं, यानी कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के बीच में होता है, तो इसका प्रयोग चिन्ह के रूप में किया जाता है और इन चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे अगर हमें कौआ लिखना है तो क है व्यंजन और उसमें लग गया है औकार, क जोड़ औ होता है, तो औकार यहाँ कैसे चली जाती है? मात्रा के रूप में, चिन्ह के रूप में। और दूध लिखना है तो द है और द में दीर्घ उकार कैसे लग जाती है? चिन्ह के रूप में। तो इसको हम कह सकते हैं कि शब्दों के निर्माण में यदि स्वर शुरुआत में आ रहा है तो वो स्वरों के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन जब उसको व्यंजन के बाद में हम लिखते हैं तो वो मात्रा के रूप में आ जाती है। अगर हम ऋषि जैसे लिख रहे हैं तो शुरू में री और सी लिखेंगे, लेकिन अगर री का प्रयोग बीच में आ जाता है, नृत्य लिखने लगते हैं, तो न केवल री का चिन्ह हम डालते हैं। ऊन लिखते हैं तो शुरू ऊ न ऊन लिखते हैं, लेकिन दीर्घ ऊ का प्रयोग अगर व्यंजन के बाद होता है, जैसे हम पूरब लिखते हैं तो प और उसमें दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, पहले भी हमने इसके बारे में बताया है अ के बारे में कि अंग्रेजी शब्दों का जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में जब हम उसे लिखते हैं तो उसके ऊपर एक अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं, एक नया चिन्ह डालते हैं और उसका उच्चारण हो जाता है अ की तरह से, डॉक्टर, कॉल, कॉटन, बॉक्स इत्यादि।
ठीक है। तो ये हो गई हमारे तो आगे अब हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। पहले ही हमने वर्ण को दो भाग पढ़ा है कि वर्ण के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं वर्ण के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण को हमने समझ लिया, देख लिया इसे, स्वर वर्ण क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। क्या है व्यंजन वर्ण? तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हम अगर बोल रहे हैं और उसमें हमें उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वतंत्र वो नहीं बोले जाते हैं, तो उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम उसे विच्छेद करेंगे, जैसे हम क बोलते हैं क, तो अगर हम क बोल रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से क में अ छुपा हुआ है। क जो है, अगर से व्यंजन वर्ण कौन होगा? क में हलंत देंगे तो वो क हलंत जो है वो व्यंजन वर्ण है, और उसमें अ स्वर वर्ण छुपा हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है, और तब मिलकर बनता है क। च, तो वो भी च हलंत और अ सिंपल था, जिसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है स्वर की, उसमें भी अ छुपा हुआ होता है, क्योंकि हम पढ़ा है शुरू में कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन अगर हम चा बोलेंगे तो उसमें च के साथ स्वर वर्ण की मात्रा आकार के रूप में जुड़ी हुई रहेगी, तो हो जाएगी चा। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? व्यंजन वर्ण क्या है? अगर क्वेश्चन रहेगा कि व्यंजन वर्ण क्या है या व्यंजन वर्ण से क्या समझते हैं, तो इसे हम लिखेंगे कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जा सकते हैं, इन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या हिंदी में मूल रूप से व्यंजन वर्ण मुख्यतः 33 हैं, 33 हैं। व्यंजन वर्ण को कुछ उदाहरण के रूप में यहाँ हम देख लेते हैं। क अगर है तो क हलंत और अ, इसको हम विच्छेद करने पर, इसे तोड़ने पर, इसको स्वर और व्यंजन को अलग करने पर, क हलंत और अ। च अगर लिखा हुआ है, जैसे चश्मा लिखा हुआ है, तो उसमें जो च है उस सिर्फ हम च को भी विच्छेदित कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है, इसे हम तोड़कर स्वर और व्यंजन को अलग कर सकते हैं। तो च है उसको हम विच्छेदित करके च हलंत और अ लिख सकते हैं। ट है उसको हम ट हलंत और अ। त है तो त हलंत और अ। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है उसमें स्वर छिपा हुआ है। व्यंजन वर्ण जो है वो स्वरों की सहायता से ही उसे हम बोलते हैं। नीचे वाले लाइन में आप देख रहे हैं, क हलंत है, च हलंत है, ट हलंत, त हलंत, प हलंत, ह हलंत, ये सब क्या है? ये व्यंजन वर्ण के मूल स्वरूप हैं। इसमें अ मिलाने से बन जाता है क, च, ट, त, ये सब अ मिलने से बनता है। ठीक है। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। स्वर वर्ण में हमने देखा था कि स्वर वर्ण के 3 भेद थे, यहाँ व्यंजन वर्ण को देखते हैं इसके कितने भेद हैं। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं। कौन कौन भाई? तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आप लोगों के बुक में नहीं होगा, ऊष्म व्यंजन अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन जब व्यंजन के भेद की बात आती है, हम अगर यहाँ व्यंजन के भेद को बता रहे हैं, तो यहाँ हमें उसकी चर्चा कर देने की आवश्यकता महसूस हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। आपके बुक में यहाँ पे दिख रहा होगा 2 भेद के बारे में बताया गया है, स्पर्श व्यंजन के बारे में और अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। लेकिन व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और इसकी परिभाषा वगैरह जो है ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पहचान लेते हैं कि कौन कौन से व्यंजन को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और किन को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन है? स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हमारे 33 व्यंजन हैं मूल रूप से, इनमें से कौन आते हैं स्पर्श में, कौन आते हैं अंतःस्थ में। तो क से लेकर म तक, यानी कि क वर्ग से लेकर जो 5 आ रहे हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ न, त थ द ध न और प फ ब भ म। ये क से लेकर म तक जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद बच गए तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये ऊष्म व्यंजन के में आते हैं। और उसके बाद भी बचता है क्ष, त्र, ज्ञ, तो इसे हम संयुक्त व्यंजन में कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की यहाँ चर्चा नहीं की गई है, व्यंजन के भेद में उसको नहीं रखा गया है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन भी होता है और उसमें ह, छ, त्र, ज्ञ आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन वगैरह क्या है, इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ अब देखते हैं व्यंजनों के कुछ अन्य प्रकार को। ये अन्य प्रकार हैं संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या है। तो जब दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से नए व्यंजन का निर्माण होता है, यहाँ शब्द नहीं बनने वाले हैं, दो व्यंजनों के मेल से नए व्यंजन बनते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे क्ष, तो क्ष जो है वो क, हलंत और मूर्धन्य स के मेल से बना है। हम य की बात करते हैं तो य बना है ज, हलंत, सॉरी ज्ञ, ज्ञ है संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को हम संयुक्त व्यंजन में रखते हैं, तो ज्ञ का निर्माण होता है ज, हलंत और य के मेल से। त्र बनता है त, हलंत और र के मेल से। श्र बनता है तालव्य श, हलंत और र के मेल से। तो ये हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद द्वित्व व्यंजन क्या है। द्वित्व व्यंजन में दो समान या एक जैसे व्यंजन का योग होता है। जैसे कभी कभी हम शब्द लिखने लगते हैं ना, तो एक ही शब्द के दो बार उपयोग, एक ही वर्ण का दो उपयोग करना पड़ता है, तो वहाँ हम द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे क, हलंत और क मिलकर क संयुक्त जिसे हम पढ़ते हैं, ल, हलंत और फिर ल जिसमें ल और अ दोनों होता है, तो हो जाता है ल संयुक्त। इससे हमको शब्द बनते हैं जैसे सिक्का लिखना है, लल्ला लिखना है, दिल्ली लिखना है, रस्सी लिखना है, तो हम द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तीसरा है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है, यहाँ भी दो वर्ण मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ही वर्ण का दो बार प्रयोग नहीं हो रहा है, अलग अलग वर्ण मिल रहे हैं। जैसे क, हलंत और ख मिला तो बना क, ख संयुक्त। अगर छ, हलंत और छ मिला तो बना च, छ संयुक्त। और अगर हमें जैसे लिखना है मक्खी, अच्छा, प्यासा, भाग्य, सत्य, त्याग, ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ हमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग करना होता है। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तथा दोनों व्यंजन संयुक्त होकर नया रूप ले लेते हैं। ये हमने पहले बताया था संयुक्त व्यंजन के लिए। अब यहाँ हम लोग देखते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्ण तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं देर से, ये विच्छेद क्या है भाई। तो वर्ण विच्छेद का मतलब हुआ कि शब्द के प्रत्येक वर्ण को हम अलग अलग करके खोल के लिखते हैं, हम लोग संधि विच्छेद जैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि हम लिखे हैं किस तरह से, इसको किस तरह से इस शब्द की रचना हुई है, तभी हम इसको वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ जैसे यहाँ देखिए, अगर लिखना है गीत, हमने गीत लिख दिया है तो हम ग दीर्घिकार गीत लिख दिए, तो इसको हम विच्छेद कैसे करेंगे। तो ग हलंत, क्योंकि कोई भी वर्ण जो है व्यंजन वर्ण है हलंत के साथ होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो ग हलंत और इसमें मात्रा है दीर्घ ई की, तो ग हलंत प्लस ई प्लस त है, तो हम सिर्फ त नहीं लिखेंगे, इसको भी हम विच्छेद करेंगे, त का भी विच्छेद होगा, त हलंत प्लस अ, तो ग हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस त हलंत प्लस अ को मिलाकर बना गीत। ये तो सिंपल सा वर्ड था। उसके बाद है नेक्स्ट भक्ति। भक्ति में कैसे इसको हम करेंगे, देखिए तो भ है तो भ हलंत और अ मिलाकर बना भ। अब यहाँ क है तो क हलंत के साथ है, या तो क हलंत आधा क है, क त संयुक्त है, तो क हलंत
प्लस त हलंत, ये दोनों आधे आधे हैं, यानी कि इसमें अ नहीं मिला हुआ है। क हलंत प्लस त हलंत प्लस हर्ष ई, तो ये हो गया भक्ति। नेक्स्ट देखिए कृषि। कृषि में किसको हम कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह के शब्द एग्जाम्पल में दिए हैं ताकि आप इसको समझ जाएं कि कौन सा इसका उपयोग किस तरह से होता है। कृषि, तो यहाँ क इसमें है, क हलंत प्लस री, यहाँ री की मात्रा लगी हुई है, नीचे जो है ना वो री की मात्रा है, री स्वर है यहाँ पे, तो क हलंत प्लस री प्लस मूर्धन्य स हलंत प्लस हर्ष, यही हो गया कृषि। अब हो गया कार्य, तो क हलंत प्लस आ है, इसमें क हलंत प्लस आ प्लस ये र है, र हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, ये मिलाकर हो गया कार्य। तो इस तरह से हम शब्दों से स्वर और व्यंजन वर्ण को अलग अलग करेंगे और देखेंगे कि मूल स्वर में किस तरह से मूल स्वर किस तरह से मात्रा में परिवर्तित होते हैं। यहाँ हमने देख लिया जो शब्द लिखे हुए हैं, शब्द में है वो मात्रा लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये अपने मूल स्वरूप में आता है। स्वर के मूल स्वरूप को भी हम यहाँ देखते हैं। इस पर आप लोग प्रयास करेंगे, आपके बुक में ढेर सारा है, एक्सरसाइज में भी होगा, इसको आप लोग प्रयास करेंगे, इस पर आप लोग इसका और प्रैक्टिस करेंगे नए नए शब्द को लेकर, और आप उसे विच्छेद करके देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और फिर बाकी जो प्रॉब्लम होगा वो हम लोग क्लासरूम में सॉल्व करेंगे, डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। तो ये हो गया आपका चैप्टर एंड हो गया, आपका वर्ण विचार जो है वो पूरा हो गया। बाकी की चीज़ें वर्ण के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।